नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अगर बात करें तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करवाता है। सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देना है। भौतिक संसाधनों को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने से बचाना है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना भी है। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना है। बच्चों के बचपन और युवाओं के युवापन को शोषण से होने से बचाना है और काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। कार्य के दौरान मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना है। कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है। पूरे विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पढ़ाने वाले और कुछ पढ़ने वाले। आप सभी का स्वागत है। स्वागत कर सकते हैं ताली बजाकर भी। विजय जी, हम लोग जब भी बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र तो होता है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तो उस तरीके से सामने नहीं आ पाते। कितना महत्व है इनका? माइक आपका। जहाँ तक मेरा मानना है कि मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है जी। और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो व्यक्ति के गरिमा के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है जी। लेकिन नीति निदेशक सिद्धांत कई बार ऐसा लगता है कि संविधान में वो सारी चीज़ें जो इस देश के लिए जरूरी है लेकिन उसके प्रावधान नहीं है, छूट गए, उनको संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांत में शामिल कर दिया। और इसके आधार पर सामाजिक आर्थिक विभेद के बिना एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सकता है जो इस देश के लिए जरूरी है। तो संविधान निर्माताओं ने अपनी संपूर्ण दूरदर्शिता का प्रकटीकरण इस एक बिंदु में किया है। क्या बात है, ताली बजानी चाहिए। जिसके थोड़ा पीछे एक बार दे दें माइक। बिल्कुल सर ने सही कहा और हमारा भी यही मानना है कि बदलते समय के हिसाब से अगर आज के प्रतिबिंब में देखें तो आज 21वीं शताब्दी में हम सभी देखते हैं कि जो बीज बोया था डीपीएसपी के फॉर्म में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, आज वो अपना फल दे रहा है और गवर्नमेंट को समय समय पर अपने दायित्वों का एहसास भी कराता रहता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और हमारी सरकारें चाहे तब से लेकर आज तक उसका पालन भी करती हुई आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। हम छात्र यही आशा करते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है। माइक आप आगे दे दीजिए। ये एक बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की अगर बात करें तो सीधे तौर पर नागरिकों से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी तय की जाती है। जो सरकारों की जिम्मेदारी तय की जाती है, 75 बरस आज़ादी के हो चुके हैं। 75 बरस में अगर राज्य के नीति निदेशकों पर नज़र डाली जाए, क्योंकि समय समय पर इसमें परिवर्तन भी आते रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण ढंग से देश में ये लागू हुए हैं और कितना लाभ जो है आम लोगों को, हम लोगों को या हर भारतवासी को इससे पहुंचा है। जी सर, हम बताना, जैसे हमारा सर ने बताया फंडामेंटल राइट हमारा मूल होता है। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ ऐसे अधिकार थे कि सरकार नहीं दे सकती लोगों को। हमारे पास इतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं है, तो कुछ जो मूल अधिकार हैं उसको फंडामेंटल राइट में रखा। बाकी जो आगे हम जैसे जैसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे उसको लोगों को प्रोवाइड करने के लिए राज्य के लिए ये निर्देश दिया गया कि ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि ये चीज़ें आप अपने संसाधनों के हिसाब से लोगों को प्रोवाइड करें। तो डीपीएसपी में वही चर्चा की गई, जैसे आर्टिकल 45 में दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार पहले दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देने का राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन जैसे हमारा देश थोड़ा विकास के रास्ते पे गया तो 86 अमेंडमेंट से उसको फिर हम मूल अधिकार में ले आके कन्वर्ट कर दिए। अब ये हम उसके लिए
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वो हमारा मूल अधिकार बन गया। तो मेरा कहना ये है कि जैसे जैसे हम विकास के रास्ते पे जाएंगे वैसे वैसे डीपीएसपी को मूल अधिकार के तहत लाने का प्रयास करते रहेंगे। सर BN राव थे सलाहकार समिति के हमारे उसके, तो उनका भी यही मानना संविधान सभा के, जी संविधान सभा के सलाहकार समिति, उनका भी यही मानना था कि हम जैसे जैसे विकास के रास्ते पे जाएंगे हम डीपीएसपी को मूल अधिकार बनाते जाएंगे। जी जी, ये विजय जी मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा शिक्षा जो है दूसरे नंबर पर आए, लेकिन जब इन्होंने शिक्षा का जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अगर बात करें, क्या पिछले कुछ 8-10 बरस में इसमें कुछ परिवर्तन होता देख रहे हैं, या फिर जो तय किया गया है सरकारों को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से जो है प्रजा के लिए या नागरिकों के लिए, वो हो पा रहा है क्या शिक्षा के क्षेत्र में? निश्चित तौर पर 75 वर्षों में भी बहुत काम हुआ है जी, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है जी। अब यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें उन तमाम प्रावधानों को समेटा गया है जो 75 वर्षों से लगातार इस देश का हर नागरिक और शिक्षा से जुड़े लोग एक स्वप्न के रूप में देखता था कि उन प्रावधानों को लागू करना चाहिए। तो यह जो नया प्रावधान, चाहे मातृभाषा में शिक्षा की बात हो, चाहे या फिर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात हो, वह व्यवहार रूप में प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ उसको लागू करें और लोगों तक पहुंचे, इसका लाभ पहुंचे और अंततः देश के विकास में उसकी भूमिका सुनिश्चित हो। यह तो हाल के वर्षों में उसमें गति आई है, तेजी आई है, और यह तेजी जो है यही हमें बहुत ही आगे ले जाने की ओर मार्ग प्रशस्त करता है, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। जी जी, लेकिन क्या आपने जैसे कहा कि सतत जो है प्रक्रिया है शिक्षा के क्षेत्र की, अगर बात करें तो हर समय जो है इस पर अलग अलग तरीके से ध्यान भी दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जब तय किए गए हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी तो बन जाती है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से बच जाते हैं क्या कहते हैं कि किसी एक विशेष दल की सरकार है या नहीं है, उससे इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसका कारण है, मैं इसको लोकतंत्र से जोड़कर देखना चाहूंगा। क्या बात है? कि नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा उसको कानूनी बहुत संरक्षण नहीं प्राप्त है। हाँ। लेकिन देश की आवाज होगी तो उसे लागू करना सरकारों की मजबूरी होगी, बाध्यता होगी। तो जब तक नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल कुछ बिंदुओं को लेकर जिस पर यह देश का मत नहीं बनता है, मन नहीं बनता है, एक अभियान के रूप में वह आगे नहीं बढ़ता है, बड़े जोर शोर से उसकी डिमांड नहीं आती है, तब तक सरकारें उसे लागू नहीं करेंगी और अपनी राजनीति की रोटियां सेकती रहेंगी अपनी विचारधारा के आधार पर। और कुछ कई बार तो ऐसा लगता है कि किसी किसी को संतुष्ट करने के कारण भी, किसी किसी के तुष्टीकरण के कारण भी उन चीजों को छोड़ दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं कि गोवंश के वध को प्रतिबंधित करने का स्पष्ट उसमें नीति निदेशक सिद्धांत में जिक्र है। सिद्धांत रूप में इसको छोड़ दे, व्यवहार में उसको लेकर आज भी कितनी कठिनाई है और कितने तरह के तनाव पैदा होते हैं और क्या सच्चाई है उससे हम सब अवगत हैं। तो जिस प्रकार से अब जोर दिया गया है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, यह महत्वपूर्ण है। जो ये बात कही है आपसे, आप JNU से हैं, ये सरकारों को जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए ऐसी परेशानी आती है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो चीज़ समाहित है उसको भी लागू करने में कई बार जो है थोड़ी सी परेशानियां हो जाती हैं सरकारों को। नहीं, ठीक कहा आपने। परेशानी का ऐसा है कि इस पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का अगर आप डिबेट देखेंगे तो इस डिबेट में काफ़ी डिस्कशन है इस पे, और जो एग्जांपल्स उन्होंने दिया, जो VN राव एडवाइजर थे कंस्टिट्यूशनल असेंबली के, काफ़ी उनका भी एक कोट है इस पे कि एक लिमिटेशन है स्टेट का, क्योंकि नया स्टेट बन रहा था, भारत एक नई आज़ादी जब मिली और नया राज्य बन रहा था, नया देश बन रहा था, तो लिमिटेशंस थे, हमारे पास वैसे रिसोर्सेज नहीं थे, लिटरेसी का वैसा परसेंटेज नहीं था, इसलिए हम ऐसे स्टेट का नेचर कैसा होगा इसको हम लोग DPSP में उठा के ले गए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको किस तरह से ध्यान दिखते हैं, आपको समाजवाद का सिद्धांत दिखता है, आपको उदारवादी सिद्धांत दिखते हैं, आपको गांधीवाद का सिद्धांत जो बता रहे थे, गौवध का और बाकी सारी चीज़ें, पंचायती राज का, जिसको भी 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लागू भी किया गया। तो आपको अमेलगमेशन दिखता है डिफरेंट सिद्धांतों का, और वो फिर उसमें आगे आता है। निश्चित रूप से देश के पास लिमिटेशंस था उस समय पे, इसलिए इसको जस्टिसेबल नहीं बनाया गया, फंडामेंटल राइट को बनाया गया, DPSP को नहीं बनाया गया। लेकिन चूंकि भारत जैसे जैसे विकास किया और हम लोग आज 75 वर्ष पूरे किए, निश्चित रूप से भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन के उभरा है, विश्व में काफ़ी बड़ा स्थान है आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो। और जब हमारे पास रिसोर्सेज हो गए हैं तो हम बहुत सारे इशूज़ को टैकल कर रहे हैं। हमने डायरेक्टली उसको नहीं लिया, हमने डायरेक्टली उसको फंडामेंटल, जैसे हमने राइट टू एजुकेशन को ले गए हम लोग फंडामेंटल राइट में, लेकिन ऐसे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट भी और डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट भी ऐसे लेके आई हैं, जैसे SC/ST का प्रोविजंस, डिफरेंट उसको एजुकेशन देना हो, स्कॉलरशिप देना हो, या फिर और भी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि DPSP कहीं ना कहीं एक सेंटर में रही है। कोई भी, और
एक स्कॉलर हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने एक किताब लिखी है द वर्किंग सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है इस बात का कि डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का एक सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसीलिए उसको उस पर फोकस किया जाता है। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार हो, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए डीपीएसपी आप कभी, और अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर का डिबेट भी देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कभी डिफाइन नहीं किया, लेकिन डीपीएसपी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्या विषय बात है, वाह। यहाँ पर कुछ जो है फीमेल्स भी हैं, मैं चाहूँगा उस पर जो है प्रकाश डालें। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों की बात होती है, हमने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं, उसमें महिलाओं का भी जिक्र है, तो वो उस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है? जैसे अभी यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है कि हमें फंडामेंटल मतलब ये लॉ पास हो जाए। तो ऐसे हमने पूरे जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तो बहुत सारे ऐसे लॉ हमने पास किया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमारी एक फंडामेंटल राइट थी, जिसे हटा दिया गया केशवानंद भारती के केस के समय से। ऐसे ऐसे लॉ थे जो हमारे फंडामेंटल राइट को डायरेक्ट काटते थे। ये सही कहा कि एक उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित कुछ निर्देश हैं। उसमें मैं देख रहा हूं कि विजय जी, सबसे पहला बिंदु यही है जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। आप कुछ कह रहे हैं? जैसे मेरे जेएनयू के साथी ने बताया कि नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत हैं, समाजवादी सिद्धांत हैं, लेकिन हम शायद हमारे लोगों को बताया नहीं गया जो मूल संविधान का प्रारूप है। उसमें डीपीएसपी शुरू होने से पहले एक चित्र है जो महाभारत का चित्र है। उसमें भगवान कृष्ण रथ पे बैठे हैं और अर्जुन को दिशा निर्देश और नीति के बारे में बता रहे हैं। क्या बात है। तो हमने जब हम आज़ादी के अमृतकाल में भी चल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति चाहिए, तो हमें लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वहाँ से भी प्रभावित है। और जहाँ तक समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया, तो उस समय हमारे नीति निर्देश जिन्होंने भी हमारा संविधान का बनाया, उन्होंने ऐसा तय किया था कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा तो इस चीज़ को भी हम समान नागरिक संहिता और इन सब चीज़ों को भी संविधान में लेके आएंगे, जिसके तहत हिंदू कोड बिल को लाया गया और सारी चीज़ें लाई गई। और आज समय आ गया है कि हमें यूसीसी को भी हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसको भी लेके आना चाहिए। विजय जी, कुछ आप प्रकाश डाल रहे थे इस पर? नहीं, मैं ये कह रहा था कि समान नागरिक संहिता इस देश की आवश्यकता है और वह अब समय आ गया है जब इसको पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए। गोवा में है, उत्तराखंड में तैयारी हो रही है, केंद्र सरकार सुन, देश में बड़ी बहस भी चल रही है। लेकिन इस आधार पर कि किसी धर्म विशेष के पक्ष में वह नहीं है या उसके विरोध में है, तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में दिए गए प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं। किसी धर्म में तो बलि देने की भी प्रथा है, तो क्या बलि देने की प्रथा को स्वीकृति दी जा सकती है? तो समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समानता के तल पर लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार से पूछा इसे आप कब लागू करने जा रहे हैं, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा यही बात ध्यान में आई है लोगों के कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है, इसलिए समान नागरिक संहिता नहीं आ पाई है जी। आज परिस्थिति बदली हुई है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती है, तो यह बिल्कुल सही समय है जब समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, उसको देश में लागू किया जाए और उसके बाद देश एक नए रास्ते पर चल पड़ेगा। यह देश को एक रूप बनाने का प्रयास नहीं है, यह देश को एक करने का प्रयास है, एकता का प्रयास है, यह एक रूपता का प्रयास है। पीछे भी कुछ हाथ उठ रहे हैं। मेरा कहना है, जैसा भी सर ने कहा कि गांधीवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है हमें। तो गांधीवादी सिद्धांत जो है ट्रस्टीशिप की अवधारणा है। अगर हम सतत विकास की आजकल बात हो रही है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की, अगर हम सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है उनके जो भी मूल्य हैं नीति निर्देशक तत्वों के, उनको पालन करना चाहिए। जैसा कि ईशावास उपनिषद में भी कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य शुद्धनम। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो इसका पालन करने से धन का केंद्रीकरण रुकेगा। धन का केंद्रीकरण रुकेगा। कोई और जो पीछे बोलना अभी रह गए हैं? मैं बस एक बात जोड़ रहा था जो वो कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप उदारवाद का सिद्धांत की बात करते हैं तो उदारवाद का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर वेस्टर्न फिलॉसफी ले लें तो हमको जॉन लॉक और रूसो ही पढ़ के हमें उदारवाद समझ आएगी। उन्होंने सही कहा कि अगर हम उदारवाद को सही से समझना है तो हम कृष्णा के फिलॉसफी से भी उदारवाद को समझ सकते हैं। वो अंडरलाइन करेंट्स है, ऐसा है कि हमने उसको मेनस्ट्रीम किस तरह से किया है वो एक अलग विषय है, तो वो बहस कर सकते हैं उस पर। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर आप देखें खास करके जो दो बिंदु छूट जाते हैं,
डीपीएसपी में एक प्रोविज़न है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। आज देखिए दुनिया अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा बहस कर रही है तो किस चीज़ पे कर रही है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे कर रही है, क्लाइमेट चेंज पे कर रही है, वाइल्ड लाइफ चीज़ पे कर रही है। और ये हमारे संविधान में 1950 में इस बात पे काफ़ी डिबेट्स होकर के उसको रखा गया था। और दूसरी बात, आज रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग इस एरा में, वॉर के एरा में नहीं रह रहे हैं, हमें शांति की बात करना है। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात डीपीएसपी में की गई है। तो आप कोई भी ऐसा विषय देखें जो करेंट आजकल ज्वलंत है, या फिर जैसा अभी बात हुआ है वुमेन का आपने सवाल पूछा था, समान काम के लिए समान वेतन, ये भी एक डिबेट है। महिलाएं इस बात को लेकर के जो वुमेन एक्टिविस्ट है वो लेकिन बात अभी करते रहती किसी हैं। मंच पर जब समान कार्य और समान वेतन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे देखिए क्या नई चीज निकालकर सामने लाई जा रही है, कितनी आधुनिकता के की चाशनी में लिपटी हुई है। लेकिन ये तो प्रावधान है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में है, बस लागू करने के ऊपर बात है। एग्जैक्टली यही एक इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं निर्देश है, ये फिलॉसफी है ये, और आपको वो डायरेक्ट करता है कि उसके बारे में बात करें। और इतने समय बाद हम बात कर रहे हैं उस पर, डिबेट्स हो रहे हैं, कॉर्पोरेट भी डिबेट कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी डिबेट कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में इस बात पे डिबेट हो रही है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि उसकी ब्यूटी क्या है, डीपीएसपी की ब्यूटी क्या है। डीपीएसपी की ब्यूटी यही है कि आपको डायरेक्ट करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है, और तब हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्टिसिएबल है नहीं है, कोर्ट ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। जैसे अभी प्रोफेसर विजय मिश्रा ने कहा कि यूसीसी की बहुत रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली में है। आज जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, समाज में एक तरह का यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा। लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यूसीसी उस समय पे क्यों नहीं लाया गया। उसका रीजन ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिबेट को देखेंगे तो एक पॉइंट जो बार बार आ रहा था वो आ रहा था डाइवर्सिटी का। इंडिया ऐसा डाइवर्स कंट्री है जहां थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज जब 75 साल पूरा हो गया है तो कई लेवल पे एक तरह का समानता आया है। अब फिर जैसे अभी लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होनी चाहिए, तो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस, लोगों से सजेशंस मांगे हैं। बहुत सारे लोगों ने, लाखों की संख्या में लोगों ने सजेशन दिए हैं, उस पर फिर बहस होगी और उसके बाद अगर लगेगा देश को कि अगर देश उसके लिए तैयार है तो यूसीसी निश्चित रूप से लेकिन क्या ये विजय जी एक बात है, जो समान जो नागरिक संहिता की बात है, ये एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को समाहित करके एड्रेस करता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल चाहे सही उसमें महिलाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सभी चीज समाहित हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 तलाक का सवाल उसमें शामिल है, ऐसे बहुत सारे सवाल उसमें शामिल हैं जो सामान्य नागरिक संहिता के लागू होने से बहुत सारी ऐसी चुनौतियां और समस्याएं जिससे हम दिन रात जूझते हैं उसका परिहार होता हुआ दिखाई देता है। और आपने जो कहा कि मूल सवाल उसको लागू करने का है, तो स्पष्ट है कि अगर सरकार की नीयत साफ होगी तो शासन का झुकाव इस तरफ होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरफ, वह उसके अनुरूप शासन चलाएगा, उसके अनुरूप नीतियां बनाएगा। लेकिन अगर नीयत में खोट होगी तो इस नीति की ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा। और यही रहा है पिछले वर्षों में, पिछले 70 वर्षों में, 75 वर्षों में जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह से नहीं दिया गया। लेकिन आज जबकि साफ नियत और साफ दृष्टिकोण के साथ काम हो रहा है और देश के लिए जो जरूरी है और देश की जो आवाज है उसको दिशा देने का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सारे प्रावधान तेजी से लागू होंगे। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में, 7 साल में देश का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा और नीति निर्देशक सिद्धांत के बहुत सारी नीतियों को, बहुत सारे सिद्धांतों को हम सहज रूप में कार्यान्वित होते देखेंगे। ये दिन आने वाला। ये धन समकेंद्रित ना हो, किसी जो है कुछ ही लोगों तक जो है धन ना पहुंचे या फिर उसका संग्रह ना करें, वो भी इसमें समाहित है। उस पर, उसको लेकर कितना काम हो पाया? सर मेरा ये था, आप बोल रहे हैं वुमेन का जस्टिस को लेके, जैसे कि महिलाओं का। अच्छा। तो हिंदू जो वुमेन है उनको मतलब हिंदू एक्ट के तहत आप कोई भी मेन एक शादी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में नहीं है जी। तो जस्टिस हमारा एक देश है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जस्टिस हिंदू है, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, जस्टिस एक होनी चाहिए। महिला जो है, महिलाओं की आवश्यकताएं सबकी समान है, जो मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो समान है। तो फिर जो अप्लाई होने वाला कानून है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। हम ये देश की बात करते हैं, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो हम 1 टैक्स की बात करने लगे, तो जस्टिस भी एक क्यों नहीं होनी चाहिए? बताइए कहाँ जोड़ा है इन्होंने जीएसटी पर लाकर। जीएसटी पे भी करते तो जस्टिस भी एक होनी चाहिए सर। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इसमें एक पहलू और ऐड करना चाहूँगा। कई बार हमारी सुप्रीम कोर्टों ने भी, हाई कोर्ट ने कई बार अपनी कई याचिकाओं में ये कहा है कि महिलाओं को इक्वालिटी तो एक स्थान पे संवैधानिक बाध्यता के तौर पे हमें मिल जाती है, महिलाओं को मतलब दे दी जाती है, सामाजिक रूप से उसका अनुकरण करना आवश्यक है। लेकिन इनहेरिटेंस का भी एक इशू आता है
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई राज्यों की कई बार ये कह चुकी हैं कि महिलाओं को किसी प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार हैं कि नहीं हैं। लेकिन फिर भी कहीं पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा, जो कि 21st सेंचुरी में गलत है। महिला अगर आज भारत की आबादी के लगभग 50% इक्वल हैं, और सभी क्षेत्रों में आप देखिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे हर एक सेना में हो, अलग अलग प्रकार के हर जगह वो बल्कि पुरुषों से बढ़कर आगे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस में भी उन्हें इक्वल राइट उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे पुरुषों को होता है। जी, ये जो इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे सेना हो, चाहे खेल की दुनिया हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो माना जाता था कि जहाँ पर पुरुषों का ही एकाधिकार है, उनका ही वर्चस्व है, महिलाओं की एंट्री बहुत मुश्किल है। उन तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की न केवल एंट्री हुई है बल्कि वो बहुत बेहतर भी कर दिखा रही हैं। तो जो यहाँ पर एक चर्चा आई है कि आपकी भावना, मूल भावना क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें तो सब कुछ समाहित है, लेकिन आप उसको लागू करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, नियत पर सवाल आ जाता है। तो क्या नियत में बदलाव आया है कुछ वर्षों में, इसलिए अब वो समानता का अधिकार अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहा है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए? जैसे जात पात इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए एक ह्यूमैनिटी की बात है, कहीं मेल हैं कहीं फीमेल हैं, हर जगह हर फील्ड में वो इक्वली परफॉर्म करने लगे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा में भी और कई सारे क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि कौन सी मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए। हाँ, स्टेट की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका एक अपना वो होता है जिससे भरने फुलने का मतलब डेवलपमेंट की एक लेवल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों पे थोड़ा जोर डालना चाहिए सरकार को कि हाँ, महिलाएं भी अब बराबर ही हैं। जी, आप भी कुछ अपने विचार? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि राज्य के दिशा निर्देशक में जो बात कही गई है, और अगर आज की डेट में अगर हम देखें छात्राओं को और महिलाओं को, तो सॉइल टू स्पेस के बीच में कहीं भी ऐसा आपको गैप नहीं मिलेगा जहाँ पर ये नहीं हो। तो राज्य के नीति निर्देशकों के थ्रू अगर हम ये कर पाएँ कि महिलाओं की शिक्षा सभी स्टेट्स में अप टू ग्रेजुएशन लेवल पर अगर फ्री हो, तो उनको और भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और ये एक राइट बना करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी। जैसा कि एक विमर्श बन रहा है कि देश में कि ट्रिपल तलाक कानून आ गया है, तो अब यूसीसी की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक यूसीसी की बात है, ट्रिपल तलाक से महिलाओं को समान अधिकार मिला है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसे और बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से तलाक दिया जाता है, जिन पे चर्चा नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसे और बहुत सारे कानून हैं जिनमें महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो जब आज हम 21वीं सदी में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो यूसीसी उस दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी देश में सख्त जरूरत है। यहाँ पर एक सवाल आता है जिसका जिक्र आपने किया, अभी आप एक बार टिप्पणी अपनी दे दें। जो डाइवर्सिटी की बात है, जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर कुछ कोस पर हमारी बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, रंग रूप पहनावा बदल जाता है। वो एक चुनौती है क्या? क्योंकि केवल मुस्लिम समाज की बात नहीं है, बल्कि आदिवासी या वनवासी क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनका भी एक प्रश्न आ जाता है। बिल्कुल सर, ये आदिवासियों के लिए एक मुख्य मुद्दा रहता है। अभी भी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि यूसीसी लागू करेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के क्या होला, कैसे वहाँ पे हाल होंगे, क्योंकि वहाँ पे लगभग 80% लोग ट्राइबल्स ही हैं और हमारे देश के और भी राज्यों में भी हैं। तो इसके लिए कैसे कुछ प्रावधान कर सकते हैं कि उनको कुछ छूट दी जा सकती हैं कि वो अपना सर्वाइव करते रहे, उनको कोई दिक्कत ना है, कि उनको ये ना लगे कि नहीं ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमें देश का पार्ट नहीं मान रहे। ऐसा कुछ होता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा। लेकिन विजय जी, हमने देख रहे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र हम कर रहे हैं, उनको जो है बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास पिछले कुछ समय में लगातार किया जा रहा है, और इसलिए वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे लोगों के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया है। निश्चित तौर पे आया है। विकास के, उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन सवाल ये था कि ये जो विविधता का प्रश्न है, कहीं उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब यूसीसी आने के बाद मुस्लिम को निकाह करने के बजाय फेरे लेने हैं।
उनके अपने कस्टम चलते रहेंगे। सिर्फ जो उसके अन्यायपूर्ण कारक हैं, तत्व हैं, बिंदु हैं, उनको नष्ट किया जाएगा, जिससे महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जिससे उनके अधिकारों का क्षरण होता है। इसलिए यूसीसी समग्र रूप में लोगों के हित में है और उनके जो भारत की जो विविधता है, कोई चाह कर भी, कोई भी सरकार हो और कोई भी कानून हो, इस देश की विविधता को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह हमारी घुट्टी में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे जीवन शैली में है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। उसके अन्यायपूर्ण प्रावधानों को नियमित करने का यह प्रयास है और निश्चित तौर पर यूसीसी के संबंध में और अधिक व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों तक सही परिप्रेक्ष्य को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश में भी एक मत बनेगा और दूसरे पक्ष के लोग भी इस बात को मानेंगे कि यह देश की आवश्यकता है, यह उनकी आवश्यकता है, उनके धर्म और समाज के लोगों की। जी, आखिरी टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मैं लास्ट में बस ये बात, जो आपने एक सवाल उठाया था, हालांकि उससे बात नहीं हो पाई, वो बात आपने उठाया था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का, धन संचय का। वो आज पूरी दुनिया में एक विषय है। क्या जैसे डीपीएसपी में है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा। अगर आप डिसेंट डाटा देखेंगे, जो डिफरेंट डेटाज आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि टॉप 1% लोग जो हैं, वो उसके पास लगभग 56-7%, 60% वेल्थ जो है वो उनका कंसंट्रेशन है। तो फिर सवाल है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सवाल है, वो कहाँ जाके खत्म होगा? क्या उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे? क्योंकि हमारा स्टेट का नेचर वेलफेयर है, भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है, तो फिर उसमें समान सब लोगों के लिए वैसी व्यवस्था हो, उनके पास इतनी धन हो कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से रख सकें। इसलिए उसकी ज़रूरत है कि उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे डीपीएसपी में एक बहुत सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, अपनी चर्चा को ऊंचाई पर जाकर हम समाप्त करेंगे। एक टिप्पणी। जैसे भी बात हुई कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, अवसरों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान सरकार ने जो है एनईपी ला करके, सीयूईटी ला करके अवसरों की समानता सुनिश्चित की है। यहाँ पे जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा भी आकर हिंदी में पढ़ सकता है, उच्च शिक्षा जो है हिंदी में हासिल कर सकता है। इससे भाषा का जो है औपनिवेशीकरण हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का, और जो है अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, इससे संस्कृति भी सुनिश्चित हो रही है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है और क्षेत्रीय जो संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसका भी संरक्षण सुनिश्चित होगा। जी। और हमारी जो संविधान की उद्देशिका है, अवसरों की समानता की बात करता है, वो भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो है जस्टिफाई होगा। जी। सर, जैसा कि डीपीएसपी में हम देख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं का इसमें दर्शन समाहित है। क्या बात है, ताली। और ये दिल को छूने वाली बात है। और ये डीपीएसपी में एक पूरी हॉलिस्टिक बातें की गई है, सभी चीज़ का समावेशन है। और जहाँ तक बात उठती है कि हम जब कुछ चीज़ों को लाएंगे तो कहीं से विरोध भी होगा, तो कहीं से आवाज़ भी उठेंगी, पर हमको इन चीज़ों को थोड़ा दरकिनार करते हुए देश की आगे चलते हुए भलाई के नज़रिए से इसको लाना होगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर नज़रिया बदलो तो नज़ारा खुद ब खुद बदल जाता है। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो डीपीएसपी एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, जिसे हम आगे चलते हमारे देश के विकास में आज 21वीं सदी में बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन बनेगा। क्या बात है। और ये नज़रिया बदलो तो नज़ारा बदलेगा, इसी नोट पर हम समाप्त करते हैं। सब कुछ समाहित है हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। अगर जानकारी होगी तो हमें पता लगेगा कि संविधान निर्माताओं की कितनी दूरदर्शिता थी कि हमारे देश में क्या कुछ विभिन्नता और विविधता होने के बावजूद भी सब कुछ उन्होंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। बहुत जो है सार्थक चर्चा रही और बहुत सारे बिंदुओं को कम समय में उठाने में हम लोग कामयाब रहे। आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयासों को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।